हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स में हमने क्या स्टार्ट किया था, लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर का आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं आपके लिए। पार्ट 3 में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उससे दर्पण से प्रतिबिंबों के बारे में बात की थी, जितने भी दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है स्टडी विद तिवारी जी को, क्योंकि हमारे जितने वीडियोस आ रहे हैं। और आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियो आने पर और आपका वीडियो मिस हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर इसे ज़रूर करें। तो चलिए, और आपको अगर कोई मतलब समझ में नहीं आता है, कहीं भी कोई टॉपिक में दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसको अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने प्रकाशिक मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले समझ लीजिए, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको। प्रकाश का अपवर्तन, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जिससे हमारा अपवर्तन होगा। ठीक, अच्छा, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल हम इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हमारी किरण आई, इसे हमने क्या कहा, आपतित किरण। क्या नाम दिया, आपतित किरण नाम दिया। ठीक, उसके बाद जब कोई, इसका आप डिफिनेशन अब लिख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने प्रकाशिक मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन का कारण आप जानते हैं क्या होता है। अपवर्तन, पहले अपवर्तन देख लेते हैं, उसका अपवर्तन कारण देखेंगे। अगर ये मान लीजिए माध्यम, हम इसको विरल मान लेते हैं, विरल माध्यम, ऐसे हम सघन माध्यम मान लेते हैं। तो सघन और विरल माध्यम होता क्या है, जैसे सघन और विरल माध्यम कोई निश्चित नहीं होता कि आपने जल को सघन माना और वायु को विरल माना तो जल हमेशा सघन ही नहीं रहेगा। देखिए, वायु के सापेक्ष जल सघन है, ठीक, लेकिन अभी कोई ठोस हीरा आ जाए तो हीरा, अगर मान लीजिए हम जल और वायु की तुलना कर रहे हैं, ठीक,
तो जल वायु के सापेक्ष सघन हुआ। अब हाँ, जल यहाँ पे सघन माना गया। अब हमने बताया कि हाँ आप वायु के सापेक्ष सघन है। उसके बाद हमने जल की तुलना हीरे से की। अब हीरा जल के सापेक्ष सघन है, लेकिन जल क्या कह रहा है, हम सघन थे भाई, हम सघन ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसमें मारपीट हो जाएगी, क्योंकि हीरा जल से ज्यादा सघन है। तो सघन हमेशा निश्चित नहीं होता कि जल सघन हो गया तो सबके लिए सघन हो गया। जल वायु के लिए सघन है, तो जल के लिए कौन सघन है, हीरा सघन है। तो जल और हीरे में अगर हम तुलना करेंगे तो हीरा सघन माना जाएगा। तो उसी अनुसार ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण, जब आपतित किरण आती है तो अपवर्तन के पश्चात या तो अपने प्रकाशिक मार्ग उसका ये था, उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह विचलित हो जाती है। या तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और या तो वह अभिलंब के पास आ जाती है। तो इन दोनों में से कोई स्थिति होती है। लेकिन ये हमारा होता क्या है, आपतित, आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाशिक मार्ग से विचलित हो जाती है। तो या तो वह अभिलंब से दूर हटती है, ऐसे चली जाती है, या तो यह अभिलंब के ओर झुक जाती है। तो लेकिन अगर जब विरल से सघन में आ रही है, जब किरण विरल से सघन में आ रही है तो वह अभिलंब के पास आती है, दूर नहीं हटती है। अभिलंब के पास आती है, दूर नहीं हटती है। तो और जब अगर मान लीजिए यहाँ सघन माध्यम होता है, यहाँ विरल माध्यम होता है, जब सघन से किरण विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो वह प्रकाशिक मार्ग ये होता, तो वो किरण यहाँ से चली जाती है। ठीक, तो वो किरण यहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी यहाँ से जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, हम स्मॉल आर कहते हैं, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण। ठीक, तो ये होता है। अब हम देखते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण क्या है, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा इसको। अपवर्तन का कारण, हमारे साथ आप भी नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अपवर्तन का कारण, प्रकाश किरण की चाल का भिन्न 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 माध्यमों में, यहाँ पे हम विरल को वायु भी कह सकते हैं और सघन को जल भी कह सकते हैं। कोई भी आप दो ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा, दो माध्यम, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना है, भिन्न भिन्न होना है। होना है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश किरण की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। अब आप ये जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में अधिकतम जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन, बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि उसका जब अपवर्तन होता है, तो क्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए, जब आप प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसमें परिवर्तन किसके स्टेज में होगा, चाल में परिवर्तन हो जाएगा। उसके प्रकाश किरण की चाल में, प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। लेकिन परिवर्तन किस में नहीं होता है, परिवर्तन इसकी आवृत्ति में नहीं होता। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, चाल, ठीक। तरंग दैर्ध्य जो होती है और चाल जो होती है, ये दोनों परिवर्तित हो जाती है। तरंग दैर्ध्य, चाल परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित आवृत्ति व रंग अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करके आप नोट कर लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य, चाल परिवर्तित हो जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरण का, लेकिन उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तनांक। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपवर्तनांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव। आप टॉपिक की इंग्लिश जरूर याद कर लिया करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अब हमको पढ़ना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में जाती है, तो अपवर्तनांक हमें क्या बताता है, अपवर्तनांक बताता है कोई माध्यम, कोई एक माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना सघन या कितना गुना विरल है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताता है कि कोई एक माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना सघन अथवा विरल। आप भी हमारे साथ पूरे डिफिनीशन लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, सिर्फ देखते न रहिए। ठीक, अपवर्तनांक हमें क्या बताता है, कोई एक माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना सघन अथवा विरल है। ठीक,
तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम n से डिनोट करते हैं। लिख लीजिएगा n अपवर्तनांक। इसे क्या आगे लिख लीजिए, इसे अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्यम एक का माध्यम एक का माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक 1n2 कहलाता है। इसका क्या मतलब है, माध्यम एक के सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष होता है वो इधर लिखा जाता है बाएं साइड, और जिसका अपवर्तनांक होता है उसे हम दाएं साइड लिखते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1n2 का फॉर्मूला क्या होता है, n2/n1। देखिए इसका याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक क्या है, आप बोले ना कौन सा पहले आता कौन सा बाद। तो जो पहले वाला है वो बाद में, बाद वाला है वो पहले, ये आपका ट्रिक हो गया। देखिए 1n2 का मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका बराबर n2/n1 कैसे होता है, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। ठीक, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। तो ये इसका सूत्र हो गया 1n2 बराबर n2/n1। तो ये हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसको नोट कर लीजिए। इसी में आगे आप एक चीज और देख लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये भी इम्पोर्टेंट है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या था, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताता है कि कोई एक माध्यम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गुना सघन अथवा विरल है। तो इसे हम n से डिनोट करते हैं, 1n2 = n2/n1। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष नापा जाता है, तो उसे हम आप नोट कर लीजिए, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष नापा जाता है तो इसे हम उस माध्यम का, कौन सा माध्यम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निर्वात सापेक्ष नाप रहे हैं, तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n = c/v। यहाँ c और v क्या है, c हमारा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, c बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। तो C क्या है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात होता है। और V हमारा क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। V हमारा क्या है, V बराबर लिख लीजिए माध्यम में प्रकाश की
चाल। इंग्लिश में लिखना चाहे क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन गिवन मीडियम। तो इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है, निर्वात प्रकाश की चाल, वी क्या है, माध्यम प्रकाश की चाल। तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमने आपको बताया था कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसके आवृत्ति और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तरंग दैर्ध्य, चाल इत्यादि सब बदल जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। नोट कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लीजिए आप। तो उसके बाद देखिए अपवर्तन हमने क्या होता है पढ़ लिया। जब कोई ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने प्रकाशिक मार्ग से बिजली हो जाती है। इस क्रिया को हम, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? पहला नियम आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिए। आपतन, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं होगा, परावर्तन वो तो परावर्तन में होता है। आपतित किरण, जैसे परावर्तन में आपने दो नियम पढ़े थे उसी प्रकार आपके अपवर्तन में भी दो नियम है। तो पहला नियम आप लिख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आप कैसे, आपतित किरण ये होती है, अपवर्तित किरण मान लीजिए ये होती है, ठीक। तो ये और अभिलंब ये होता है आपका, ठीक। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम भी आप लिख लीजिए। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्नेल का नियम। आपकी बोर्ड परीक्षाओं में खासकर ये पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी, ठीक। तो ये बोर्ड आपके ज्यादातर ये हाई स्कूल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है आप देख लीजिए। अपवर्तन की घटना में, लिखिए आप, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की, स्नेल का नियम क्या कहते हैं, स्नेल भाई साहब क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आपतित, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण, इसमें आप लिख लीजिए अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, परावर्तन नहीं लिखेगा, बार बार परावर्तन निकल रहा है मुझसे। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण क्या था, आई था, अपवर्तन कोण क्या था, आर था। क्या बोल रहा है, ज्या क्या होता है, साइन, ज्या क्या होता है, साइन। तो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि ज्या क्या होता है, साइन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये इनका नियम था, स्नेल का नियम, ठीक। स्नेल का नियम यही था, स्नेल का नियम। तो स्नेल ने नियम दिया था, बोला था कि इन्होंने अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये स्नेल भाई साहब ने बताया था हमको, इसको हमें याद करना है। और इसके बाद ये दोनों नियम आप लिख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण, और हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण देख लेते हैं क्या होता है क्रांतिक कोण। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ये रफ करके तब बताते हैं। नोट कर लीजिए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, क्रांतिक कोण की। क्रांतिक, तो ये क्या नया चीज है, क्रांतिक कोण। ठीक, तो क्रांतिक कोण की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश भी लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण की इंग्लिश होती है। क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिससे, क्रांतिक कोण वह कोण है, नॉर्मल में आप सरल भाषा में समझिए, क्रांतिक कोण वह कोण है जिससे हम सघन माध्यम में, जिस कोण से हम सघन माध्यम से विरल माध्यम को देख सकें। जैसे मान लीजिए विरल माध्यम हमारा वायु है, सघन माध्यम हमारा जल है, मान लीजिए। तो हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसमें हमारा जल भरा है और हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इसमें देखना चाह रहे हैं, तो क्रांतिक कोण हमें किस कोण से देखना पड़ेगा, हमें किस कोण से देखना पड़ेगा, सघन माध्यम में। सघन माध्यम में बना हुआ कोण, लिख लीजिए, इसके भी डेफिनेशन लिख लीजिए, सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिससे हम विरल माध्यम देख सकें, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक। तो इससे हम जब ये माध्यम, यहाँ पे जो माध्यम है एयर, तो एयर को जब हम देख पाए तो फिर ये जो कोण होता है वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से हम सी से हम क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसमें क्या जाने, क्रांतिक कोण केवल सघन माध्यम में बनता है, सघन माध्यम केवल। तो ये तो आपने अभी पढ़ा भी कि सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिससे हम विरल माध्यम को देख सकें, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये हमेशा सघन माध्यम में बनता है, ठीक। तो अतः सघन माध्यम में बना कोण, अतः आप नीचे लिख लीजिए, अतः करके लिख लीजिए, सघन माध्यम में बना हुआ कोण, सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो, अपवर्तन कोण का मान या फिर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अतः इसके बाद आप क्या लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक। तो उतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। अतः स्नेल के नियम से, तो स्नेल ने क्या बताया था, साइन आई बराबर साइन आई बाई साइन आर, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर, अभी हमने पढ़ा है। नियतांक क्या होता है 1 and 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। तो इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, n2/n1 होता है, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, ठीक। उसके बाद साइन आई, अब हमने क्या बोला था, सघन माध्यम हमारा क्या है, अपवर्तन कोण, आपतन कोण वाला, तो साइन आई बाई साइन आर, यानी कि अपवर्तन कोण जो होता है उसका, उसमें बना कोण समकोण होना चाहिए। तो साइन 90 समकोण हो गया, बराबर 1 and 2, तो साइन आई बराबर हो गया 1 and 2 बराबर हो गया n2/n1। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि साइन 90 बराबर 1 होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा साइन आई बराबर 1 and 2, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए, साइन आई बराबर 1 and 2 या फिर n2/n1। अब हम इसको और कैसे नोट कर सकते हैं, साइन आई, तो हम आई क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, तो क्रांतिक कोण को हम नोट कैसे करते हैं, सी से, यहाँ पे हम आई की जगह सी लिख लेते हैं, साइन सी बराबर, तुम क्या लिख सकते हैं 1/2n1 लिख सकते हैं, 1/2n1 लिख सकते हैं कि नहीं।
आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। इसका आंसर 10 सेकंड लगेंगे, आप हमें तुरंत टाइप कर दीजिए। हो सकता है या नहीं 1/n2 हो सकता है बराबर 1/n। तो 1/n कैसे हो गया देखिए, इसको हम दिखाते हैं आपको। पहले 1n2 बराबर क्या है, n2/n1। ठीक, तो 2n1 हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, n1/n2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा है 1/2n1 लिखा है, तो 1/n1/n2 ये हो जाएगा n2/n1। तो हम ये बराबर ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको हमने n हो गया, क्योंकि ये दूसरा माध्यम जो है हमारा, वो हमारा क्या है, दूसरा माध्यम जो हमारा वो निर्वात है। देखिए एयर में हम देख रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हम इसको n मान लिया है। और हमारा इससे क्या निकल आया, c बराबर हमारा क्या निकल आया, साइन इनवर्स n 1/n, साइन इनवर्स क्रांति कोण हमारा क्या निकल आया, साइन इनवर्स 1/n। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्रांति कोण के लिए। ठीक, या फिर ये फॉर्मूला भी आपका सही है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखते हैं इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें देखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश आप जानते हैं, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को श्वेत माना जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आगे प्रिज्म वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे भी। 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन से, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है इसका, विबग्योर का फुल फॉर्म। अब इसमें हमें देखना है क्या कौन से रंग के लिए ज्यादा होती है और कौन से रंग के लिए कम होती है। तो तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं, वह चाल यानी कि v का जो बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम वो क्या है, यही है। ठीक, उसके बाद और किस चीज का ये बढ़ता क्रम है, ये c का भी बढ़ता क्रम है। c क्या है, क्रांति कोण, c का बढ़ता क्रम। ठीक, तो इसी का यानी कि c क्या है, क्रांति कोण। तो क्रांति कोण का ये बढ़ता क्रम है। ठीक, c का। और एक चीज हमें क्या, एक चीज देखना है, और एक चीज हमें देखना n यानी कि अपवर्तनांक का घटता क्रम है। ये यही चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कौन से रंग के लिए ज्यादा होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, आपका आसान हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसके डिफिनीशन आप लिख लीजिए, डिफिनीशन हम बताने जा रहे हैं, आप लिख लीजिए। डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई जाती है। जब कोई किरण किसी माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई जाती है। ठीक, आप इतना समझ, जब कोई किरण किसी माध्यम में, आप याद भी कर लीजिए हमारे साथ साथ, जब कोई किरण
किसी माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई जाती है तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक, एक बार फिर सुन लीजिए। जब कोई किरण किसी माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराई जाती है तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब सूर्य देवता होते हैं, ठीक, जो बहुत गर्मी में गर्म होते हैं और ठंडी में अच्छे लगते हैं सबको। तो जो सूर्य देवता होते हैं, जब ये पानी बरसता है तो पानी बरसने के बाद देखिए जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो जो आर्द्रता के रूप में छोटी छोटी बूंदे होती है ना, आर्द्रता के रूप में बारिश की, ठीक। तो ये बारिश के आप इंद्रधनुष में अभी आपको एक इंद्रधनुष भी पढ़ाएंगे चैप्टर में, आपका एक मानव नृत्य तथा रंगों का इंद्रधनुष, तो उसमें आपको बताएंगे कि जो इंद्रधनुष होता है वो कैसे बनता है। सूरज की हमेशा जिस साइड में सूरज होता है उसके हमेशा उल्टे दिशा में बनता है। तो अगर सूरज पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा। तो इसकी किरणें ऐसे आती हैं तो जो एक बूंद होती है वो हमारे पृष्ठ की एक तरह कार्य करती है। अभी जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाता है तो वह किरण परावर्तित हो जाती है, ठीक, इसके अंदर। और जब उसका अपवर्तन हो जाता है, लेंस की भांति कार्य करती है, अपवर्तन हो जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात जब लेंस की भांति काटती जाती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और आपको 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो यही चीज हमें इसमें पढ़ना था। आप हीरा देखे होंगे, हीरा, ठीक, तो ऐसे ही होता है कुछ हीरा। तो हमने उसका रफली एक डायग्राम बना दिया है। तो हीरा है ये, ठीक। तो ये इतना चमकता क्यों जानते हैं आप? जब सूर्य कोई प्रकाश बाहर से आता है, ठीक, ये प्रकाश कोई बाहर से प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण है। जब कोई प्रकाश किरण बाहर से हीरे के अंदर जब एंटर करती है तो वह उसे मतलब बाहर नहीं निकलने देता। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकाश किरण एंटर की तो आप क्रांतिक कोण से अधिक पर वो जब एंटर करती है इसमें तो वह उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इसी में वो पूरा घूम के रह जाती है, वापस इसको नहीं करता। तो जो प्रकाश आता है वो इसी में रह जाता है, इसीलिए हीरा चमकता है, इसीलिए हीरा चमकता है, ठीक। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसलिए हीरा चमकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम फिर इसका एक और अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड, दर्पण वर्पण। अब हमें पढ़ना क्या होगा? अब हमें लेंस के बारे में पढ़ना होगा। इसके लिए हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपका एक वीडियो मिस ना हो, और वे बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और आप हमारे साथ लगातार सब विषयों में जुड़े रहिए। हमारे और भी टीचर्स हैं तो सबके साथ आप जुड़े रहिए। आपके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे आपके और मित्र भी होंगे वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।